दुनिया में एक ऐसी नाजायज़ रियासत भी मौजूद है जिसने पूरी दुनिया को गुमराह किया, गलत कामों में लगाया, लेकिन ख़ुद को इबादत में मसरूफ़ रखा। आज दुनिया में जो सूद जैसी लानत आम है, वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने इंसानों पर मुसल्लत की, मगर अपने लिए इसे हराम करार दे दिया। आबादी और रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान के शहर कराची जितनी भी नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, जबकि 1948 से पहले इस नाम की ना कोई रियासत थी और ना ही कोई शहर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसराइल की, वो रियासत जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को फहाशी की तरफ लगाया, मगर अपनी औरतों को इबादत में मसरूफ़ रखा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसराइल आज टेक्नोलॉजी में किस मकाम पर है, ये रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे वजूद में आई, इसराइल के पास कौन कौन से जदीद हथियार हैं, इसने पूरी दुनिया को सूद के निज़ाम में कैसे जकड़ा, यहाँ की शादियाँ कैसे होती हैं, इसराइल में लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ के मुसलमान कहाँ रहते हैं, और बहुत सी दिलचस्प मालूमात जो हम आपको इसराइल के बारे में बताएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक लाजमी देखिए, और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। इसराइल एक ऐसी रियासत है जो 1948 में दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई। आबादी के लिहाज से ये दुनिया की छोटी रियासतों में शुमार होती है। 2022 के मुताबिक इसकी कुल आबादी 9 करोड़ 56 लाख है। ये मशरकी एशिया में बहरे रूम के साहिल पर वाक़ है। इसके इर्द गिर्द फ़लस्तीन, शाम, मिस्र और लबनान मौजूद हैं। दुनिया भर के यहूदियों का वाहिद घर इसराइल ही है। इसराइल की कौमी और मजहबी ज़बान इब्रानी है। इसराइल में एक मशहूर कहावत है जिसका मतलब है, गलत बात कभी बर्दाश्त न करो, फ़ौरन जवाब दो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौम दुनिया की वो कौम है जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। वो लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर तरह से अपनी रियासत का साथ देते हैं। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो आपको दुनिया के हर अस्पताल में मिलेंगे, मगर यहूदी डॉक्टर और नर्स ना होने के बराबर मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम मुलाजमत के बजाय सरमायाकारी को ज़्यादा तरजीह देती है। जहाँ तक इनकी पहुँच होती है, वहाँ तक अपना असर व रसूख बढ़ाते हैं और ख़ुद को मजबूत करते हैं। यहूदी मज़हब के मुताबिक हर चंद साल बाद एक ऐसा साल भी आता है जब पूरे इसराइल के लोगों के कर्जे मुआफ़ कर दिए जाते हैं। इस साल को शुमंदा कहा जाता है। इस साल न इसराइल में कोई नया कारोबार शुरू किया जाता है, न बैरूनी सरमायाकारों को इजाज़त होती है कि वो इसराइल में बिजनेस शुरू करें, और न ही इसराइली लोग दूसरे ममालिक में कारोबार शुरू करते हैं। दोस्तों, इसराइल में फहाशी इस हद तक आम है कि इसके कई साहिलों पर लड़के लड़कियां नीम अरियां हालत में घूमते और नहाते हुए नजर आते हैं, और इस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये सब इनके मज़हब में जायज़ समझा जाता है। बहुत से लोग इसराइली कौम को दुनिया की गंदी तरीन कौम भी कहते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि हामला औरत जो भी काम करती है, इसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। यही सोच इसराइली ख़वातीन की भी है। वो दौरान हमल रियाजी और फ़िज़िक्स की किताबें पढ़ती और सवाल हल करती रहती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। साथ ही बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करती हैं। इसराइल के इर्द गिर्द दुश्मन ममालिक मौजूद हैं जो मौका मिलते ही इसे मिटाने की नीयत रखते हैं, लेकिन इसकी मजबूती का ये आलम है कि आज तक कोई मुल्क इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी कौम भी शादी को अहमियत देती है। इनके नज़दीक जैसे ही दोस्तों इसराइल में फहाशी इस हद तक आम है कि उसके कई साहिलों पर लड़के लड़कियां नीम अरियां हालत में घूमते और नहाते हुए नज़र आते हैं, और इस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये सब उनके मज़हब में जायज़ समझा जाता है। बहुत से लोग इसराइली कौम को दुनिया की गंदी तरीन कौम भी कहते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि हामला औरत जो भी काम करती है उसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। यही सोच इसराइली ख़वातीन की भी है। वो दौरान हमल रियाजी और फ़िज़िक्स की किताबें पढ़ती और सवाल हल करती रहती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। साथ ही बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करती हैं। इसराइल के इर्द गिर्द दुश्मन ममालिक मौजूद हैं जो मौका मिलते ही उसे मिटाने की नीयत रखते हैं, लेकिन उसकी मजबूती का ये आलम है कि आज तक कोई मुल्क उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। यहूदी कौम भी शादी को अहमियत देती है। उनके नज़दीक जैसे ही लड़की बालग हो जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए। अगर बालग होने के बाद लड़की गुनाह करे तो उसके वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे। ये लोग भी मंगनी और फिर शादी की दीगर रसूमात अदा करते हैं। यहूदियों
کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ہفتہ وار چھٹی کے طور پر پورے اسرائیل میں ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ہائی اسکول کے بعد ہر اسرائیلی نوجوان کو لازمی طور پر فوج میں شامل ہونا پڑتا ہے، جہاں انہیں 3 سے 5 سال تک فوجی تربیت دی جاتی ہے۔ اسرائیل ایک تہوار ہنوکا بھی مناتا ہے، جسے روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس دن پورے اسرائیل میں شمعیں جلائی جاتی ہیں۔ یہ تہوار یونانی فوج کو شکست دینے کی خوشی میں ہر سال دسمبر میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کی فوج دنیا کی چوتھی مضبوط فوج مانی جاتی ہے۔ اس کے دفاعی نظام اتنے طاقتور ہیں کہ اگر کوئی ملک اس پر میزائل بھی فائر کرے تو ان کی ٹیکنالوجی اسے خلا میں ہی تباہ کر دیتی ہے۔ آپ نے مشہور سائنسدان آئن اسٹائن کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ بھی ایک یہودی تھا۔ اسرائیل کے پاس ایک بڑی فوج، ایٹمی ہتھیار اور خلا سے متعلق جدید سہولیات موجود ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھی اپنے ریسرچ سینٹر اسرائیل میں قائم کرتی ہیں۔ یہ قوم ایک ہی بزنس میں سرمایہ کاری نہیں کرتی، بلکہ مختلف کاروباروں میں پیسہ لگاتی ہے تاکہ اگر ایک کاروبار ناکام ہو جائے دوسرے سے آمدنی آتی رہے۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے ہیکرز بھی اسرائیل ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل بھارت کو سب سے زیادہ مالی مدد دینے والے ممالک میں سے تھا۔ یہودی قوم اپنے مال کا 10واں حصہ نکال کر غریب یہودیوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے دیتی ہے۔ یہودی بھی رکوع کرتے ہیں مگر سجدے میں فرش پر نہیں جاتے۔ مسجد اقصی کا گنبد ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ارد گرد کی گلیاں آج بھی تاریخ اور قدیم عمارتوں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ایک دیوار کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک کونے کو براق کارنر کہا جاتا ہے، جہاں نبی کریم نے معراج کی رات براق کو باندھا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ راستے اور عبادت گاہیں ہیں۔ آخر میں جیسا کہ بتایا گیا، دنیا بھر کو فحاشی کی طرف دھکیلنے کے باوجود یہودی عورتیں عبادت کے وقت پردے میں رہتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔